Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Electrical. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic Nagpur. हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2 सेल एंड बैटरीज, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. कोर्स आउटकम: use relevant electrolyte in batteries for different applications. Learning outcome: student will be able to understand the factors affecting conductance of electrolyte solution. लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस पढ़े थे. तो ये कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. 3 तरह की कंडक्टिविटी हमने स्टडी की. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिनोटेड बाय लेटर कप्पा स्मॉल के. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्बडा वी. और मोलर कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्बडा एम. इन सारे चीज़ों के हमने डेफिनेशन पढ़े, इनका इक्वेशन पढ़ा और साथ में हमने इनके यूनिट्स भी पढ़े. तो अब हम आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं. तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, जी स्टार. तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट. किसी भी लिक्विड सोल्यूशन का जब हमको कंडक्टेंस मेजर करना होता है तो उसके लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज सेल, जिसे कहते हैं सेल. इस सेल में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रोड होते हैं. तो उस सेल का, हर एक सेल का अपना फिक्स एक सेल कांस्टेंट होता है. और उस सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है? तो दैट सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड. उस सेल में जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो, और उस सेल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनका जो रेशियो रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट. मैथमेटिकली वी कैन से दैट G star is equal to L upon A. It is denoted by G star. सेल कांस्टेंट को G स्टार से डिनोट किया जाता है और G स्टार का फॉर्मूला हो जाएगा द रेशियो ऑफ लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेल, दैट इज G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A. अब हमें इसका फॉर्मूला पता चल गया तो हम इसका यूनिट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें लेंथ का यूनिट पता है और हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट भी पता है. तो यूनिट ऑफ G स्टार इज इक्वल टू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर. L का यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर और A का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 सेंटीमीटर नीचे वाला ऊपर वाले सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1/सेंटीमीटर, 1 अपॉन सेंटीमीटर. तो नीचे वाले सेंटीमीटर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो दैट बिकम सेंटीमीटर इनवर्स. तो सेल कांस्टेंट जो होता है, सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है, G स्टार का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स. आई होप कि आप लोगों को सेल कांस्टेंट का कंसेप्ट समझ में आया है. इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड and the area of cross section of this cell. It is denoted by G star and इसका फॉर्मूला है G star is equal to L upon A और इसका यूनिट जो है वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स. देन अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं. हमारा मेन टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ सोल्यूट. The second one is nature of solvent, then concentration of solution and last one is the temperature of solution. अब हम one by one स्टडी करेंगे कि सोल्यूट की वजह से क्या होता है, सॉल्वेंट की वजह से क्या होता है, सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होता है और सोल्यूशन के टेम्परेचर की वजह से क्या होता है. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट. आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम किसी भी सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ये बेसिक चीज़ है, आई होप कि आप लोगों को पता है
कि जब भी हम किसी सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक लिक्विड पोर्शन और एक सॉलिड पोर्शन। क्योंकि लिक्विड पोर्शन में सिर्फ वाटर बोलेंगे तो वाटर को सोल्यूशन नहीं बोला जाता, वाटर इज अ लिक्विड। सिर्फ हम शक्कर बोलेंगे तो शक्कर को हम सोल्यूशन नहीं बोल सकते, वो एक सॉलिड चीज़ है। लेकिन जब हम वाटर में शक्कर ऐड करते हैं तो अब वो लिक्विड या सॉलिड नहीं रहा, अब वो बन जाता है सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। ठीक है ना। तो जब भी हम किसी भी सोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक लिक्विड पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और जो सॉलिड पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। तो नेचर ऑफ सोल्यूट की वजह से कैसे कंडक्टेंस कम या ज़्यादा होता है वो हम देखेंगे। तो ये जो कुछ भी सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट्स आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखते हैं हम। The strong electrolyte like strong acid जैसे कि HCl and H2SO4 and strong bases like NaOH and KOH completely ionizes in the solution। strong electrolyte की definition ही है कि इनका complete ionization होता है। जितना इनका ज़्यादा ionization होगा उतने ज़्यादा ions produce होंगे और उतने ज़्यादा ions electric current को अच्छे से carry करेंगे। इसीलिए strong electrolyte में conductance हमेशा ज़्यादा होता है। वही जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, जैसे कि वीक एसिड H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, CH3COH मतलब एसिडिक एसिड एंड वीक बेसिस लाइक NH4OH, उनका कैसा आयनाइजेशन होता है, इनकम्प्लीट। जितने मॉलिक्यूल हम डालते हैं उतने ब्रेक ही नहीं होते, आधे से कम ब्रेक होते हैं। तो कम आयन प्रोड्यूस होंगे, कम आयन प्रोड्यूस होंगे मतलब कम करंट पास होगा। तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन होता है उसमें कंडक्टेंस हमेशा कम होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब हमने जब सोल्यूशन की बात की थी तो मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड पोर्शन जिसे सोल्यूट कहा जाता है और एक लिक्विड पोर्शन जिसे सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे जब हम शुगर सोल्यूशन बोलेंगे तो शुगर इज अ सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन रहेगा, वाटर। तो सॉल्वेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है कंडक्टेंस वो हम समझते हैं। तो सॉल्वेंट भी दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है पोलर सॉल्वेंट और एक को कहा जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पहले पोलर सॉल्वेंट के बारे में जानते हैं। Polar solvents like water, ammonia tends to separate the ions, hence high degree of ionization। जो वाटर होता है H2O, उसमें H+ और OH- मतलब उसका खुद का आयनाइजेशन भी हो सकता है। जो अमोनिया होता है उसका भी चार्ज जो है वो उसके ऊपर प्रोड्यूस हो सकता है। इस वजह से क्या होता है कि वो और इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए मदद करता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन अगर हमने वाटर में बनाया है, अमोनिया में बनाया है, तो उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा, उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा पास होगा। लेकिन अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जैसे कि बेंजीन या क्लोरोफॉर्म, तो उसमें कोई भी पोलर ग्रुप नहीं होते, उसमें प्लस माइनस चार्ज डेवलप ही नहीं हो सकता। इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं हो सकता। तो सॉल्वेंट जो है वो हमेशा पोलर ही होना चाहिए, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास होगा। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अब कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, तो कॉन्सेंट्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने सपोज़ एक ग्लास फुल ऑफ वाटर लिया है और एक ग्लास में मैंने 1 स्पून ऑफ शुगर डाली, एक ग्लास में मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली है और एक ग्लास में मैंने 10 चम्मच शक्कर डाली है। तो कौन से सोल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे, 1 चम्मच वाले शुगर सोल्यूशन को कि 10 चम्मच वाले शुगर सोल्यूशन को? येस ऑफ कोर्स, हम 10 चम्मच शुगर जिस वाटर में ऐड किया है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कि किसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो उससे कंडक्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हम देखेंगे। ये समझने के लिए बहुत ही आसान है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जो भी कंडक्टेंस होता है वो आयनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा उतने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो जितने आयन कम प्रोड्यूस होंगे उतना कम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसमें से पास होगा।
तो ये जो कुछ भी कंडक्टेंस होता है, दैट कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग सबको समझता है कि एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी घटेगी, एक चीज़ घटी तो दूसरी बढ़ेगी। तो ये डेरिवेशन से हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का ज़्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगा, और अगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा, क्योंकि आयंस को मूव करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए ज़्यादा स्पेस जो है वो मिलेगी। देन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, टेम्परेचर के साथ भी कंडक्टेंस का रिलेशन होता है। टेम्परेचर के साथ भी कंडक्टेंस का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब आयनाइजेशन होने का रेट जो है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतने ज़्यादा आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उतना ज़्यादा करंट उसमें से प्रोड्यूस हो सकता है। दैट इज कंडक्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास हो सकता है, और लो टेम्परेचर रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट लेस पास हो सकता है। मतलब हमने एक चिल्ड वाटर लिया हुआ है और एक हमने रूम टेम्परेचर वाला वाटर लिया हुआ है, तो रूम टेम्परेचर वाले वाटर में से ज़्यादा करंट फ्लो होगा और चिल्ड वाटर में से कम करंट फ्लो होगा, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन लो टेम्परेचर, यहाँ पे एक्चुअली टेम्परेचर होना चाहिए था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया, आप लोग कंसिडर कर लेंगे उसको। तो लो टेम्परेचर रहेगा तो लो कंडक्टेंस रहेगा, और हाई टेम्परेचर रहेगा तो हाई कंडक्टेंस रहेगा। आई होप कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस समझ में आए हैं। तो हम अब देखते हैं समरी कि आज आपने क्या सीखा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सेल कांस्टेंट कंसेप्ट, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। 4 फैक्टर होते हैं: नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। तो नेचर ऑफ सोल्यूट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो ज़्यादा कंडक्टेंस रहेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम कंडक्टेंस रहेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में पोलर सॉल्वेंट अगर है तो ज़्यादा कंडक्टेंस रहेगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो निग्लिजिबल कंडक्टेंस जो है वो रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो कम इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और कम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन के साथ कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज़्यादा कंडक्टेंस रहेगा, कम टेम्परेचर रहेगा तो कम कंडक्टेंस रहेगा। तो प्रोग्राम आउटकम है कि आज आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, जो चीज़ें आपको हमेशा याद में रहने वाली हैं, और साथ में ही आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी मिला है। आपको सेल कांस्टेंट के बारे में और चारों फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में आपको लिखना है: नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन का कंडक्टेंस के ऊपर क्या असर होता है उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम इसमें एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।